आज हमारी इसकी थर्ड क्लास है। पहली क्लास में हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था उसका सॉल्यूशन भी मैंने नेक्स्ट क्लास के अंदर अपलोड किया विद बैलेंस शीट। आज एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। ये वो टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखी होगी। जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपने किए थे इसके अंदर आप देखोगे तो एक बैलेंस शीट और उसके नीचे एडजस्टमेंट, लेकिन अब जो मैं कराने जा रहा हूं ये बैलेंस शीट भी आपको ही बनाना है और एडजस्टमेंट दे रखा है। यानी इस सवाल में एक ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, और मैं मानता हूं एग्जामिनर का थोड़ा सा पॉपुलर क्वेश्चंस रह रहा है अभी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां आपको बैलेंस शीट नजर ना आए तो समझ जाना कि आपको प्रिपेयर करना होगा एक बैलेंस शीट। अब ये कौन सी वाली बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी? क्वेश्चन शुरू होने से पहले वाली भी और क्वेश्चन शुरू खत्म होने के बाद वाली भी, ठीक है। इसको जो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसको बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, या आप नॉर्मल प्रोविजन बैलेंस शीट कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से। इस बैलेंस शीट को जब हम बनाएंगे तो एक डिफरेंस रहेगा, क्यों बनाना पड़ रहा है वो मैं बताता हूं। आपके सामने एक और ओल्ड स्टाइल में बनाना है और जो दूसरा बनाना है वो न्यू स्टाइल में बनाना है। ये वाला तो आपको ओल्ड स्टाइल में ही बनाना है। ये हमारा मेमोरेंडम बोल लो या प्रोविजनल बोल लो, मतलब एक हम ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं कुछ चीजें अजम्पशन रहती है कि भाई जब भी डिफरेंस निकलेगा तो वहां प्रॉफिट आएगा, ये लायबिलिटी प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस निकलेगा, और ये एसेट। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है तो रिकंस्ट्रक्शन होता ही नहीं। रिकंस्ट्रक्शन होने का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि कंपनी लॉस में जा रही है और बंद होने वाली है। दैट्स वाई हम कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या देता है कि हमारे पास 10,000 80 रुपए का इक्विटी शेयर है। तो मैं यहां सीधा सीधा इक्विटी शेयर लिख लूं और ये 10,000 80 रुपए का है, तो जो डिटेल है उसी से बनना है। ये 8 लाख हो गया। इसके बाद कहता है भाई 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 वाला है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने परसेंट वाला है जी? 10% वाला। 5,000 और यहां पूरे 100 यानी 5 लाख। एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे कहता है कि 100 का तो था लेकिन हमें 80 मिला है, तो बैलेंस शीट में जितना शेयर होल्डर हमें देता है उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो 80 मिला तो हमने इसलिए 80 लिखा है। 4,000 13% डिबेंचर, तो एक 13% डिबेंचर है 4,000 और इसकी भी कीमत 100 रुपए, तो दैट इज 4 लाख रुपए। इसके बाद 4,000 12% डिबेंचर, तो एक 12% डिबेंचर है और ये भी 4,000 है इंटू 100, तो ये भी 4 लाख। इसके बाद कहता है भाई हमारे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन द अबव डिबेंचर 1 ईयर 52 और 48, तो हमारा 13% डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये माना जाएगा हमारा 52,000 एंड 12% डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये माना जाएगा हमारा 48,000। आ जाइए, कहता है भाई क्रेडिटर 4 लाख का, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख का, तो क्रेडिटर 4 लाख का, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख का। अब देखो मैंने जैसे अमाउंट लिखा है ना यहाँ पे, आप एग्जाम में मतलब ये गलती मत करिएगा, मेरे पास स्पेस कम होता है, मुझे आपको समझाना होता है तो कई बार मैं यूज कर लेता हूं। आप एग्जाम में मत करिएगा कि कुछ डिजिट एल में लिखा और कुछ एल में कोई डिजिट लिखना ही नहीं, आपको पूरे पूरे जीरो लगा के लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए, इसके बाद कहता है गुडविल, तो गुडविल एसेट्स है भाई, गुडविल 2 लाख रुपए का। इसके बाद लैंड 3 लाख का,
3 लाख का लैंड, बिल्डिंग 7 लाख का, प्लांट मशीनरी 4 लाख का, प्लांट एंड 4 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का। इसके बाद हमारा कंप्यूटर 2 लाख का, 2 लाख का। कंप्यूटर के बाद स्टॉक 3 लाख का, स्टॉक 3 लाख का। ये सारी जानकारी देखो मैं यहां से ले रहा हूं। डेटर 1 लाख का, 1 लाख का। यहां तक जानकारी है और कह रहा है कंपनी को सफरिंग हैवी लॉस। तो आप एक नोटिस करोगे भाई हैवी लॉसेस है तो लॉसेस तो दिख नहीं रहा बैलेंस शीट में, और जो जानकारी है इससे बैलेंस शीट मैच नहीं होगा, कभी आपको मैच करना होगा। तो अगर मैं टोटल करूं तो आप ध्यान दो कि इसका जो बैलेंस ना ऑलवेज इधर निकलेगा डिफरेंस, और जो भी डिफरेंस निकलेगा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये। यानी अल्टीमेटली मैं कहूं तो एसेट साइड पे हम कई बार लॉस को दिखा सकते हैं। 2 तरीके होते हैं लॉस को दिखाने का, या तो मैं लाइबिलिटी साइड में माइनस करके दिखा दूं या मैं एसेट साइड लिख दूं। तो मुझे सूटेबल एसेट साइड लगा तो मैंने इसको एसेट साइड दिखा दिया है। अब टोटलिंग करते हैं भाई। 8 5 13, 13 और 4, 13 और 4 17, 17 7 4 11, 21, 21 और 1 22, 22 23, 23 और 4 27 लाख। इधर का भी टोटल 27 लाख। यहाँ पे टोटल 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 2 18, 18 1 19, 19 और 3 22। तो आप देखोगे 5 लाख रुपए का डिफरेंस निकला। ये बैलेंसिंग फिगर है। अब जो ये जानकारी दे रखी है ना आपको इससे ऊपर वाली ये जानकारी, इस जानकारी का अब हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने एक अपनी बैलेंस शीट बना ली। इस बैलेंस शीट को बोलते हैं प्री, यानी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले की बैलेंस शीट बोलेंगे इसे। अब जब हम ये सारे एडजस्टमेंट आपको दे रखा है यहां क्या कहता है, Hence the following scheme of reconstruction agreed by shareholder and sanctioned by court by आपका implement by the company। तो कोर्ट करता है, मैंने जैसे बताया, कहता है ये पहला एडजस्टमेंट शेयर्स जो है उसको करना है, फिर अलग अलग एडजस्टमेंट चलता जा रहा है तो हम उसके हिसाब से लेके चलेंगे। पहले आप बताइए कि ऐसा सवाल जब आएगा तो एक बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें से हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा सर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये बात आपको समझ में आई? किसी को दिक्कत है? सर पेड अप 80 रुपए शेयर था, हाँ उसको हम अभी फुल्ली पेड अप करेंगे आगे। यहां तक बताइए किसी बच्चे को डाउट जब ऐसा क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्शन का, और मुझे लगता भी है कि इस बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। क्यों सर? क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट करवाया जा रहा है। बताइए। नो, कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसी क्वेश्चंस को हम आगे करने वाले हैं। चलिए अब ये हमारा अभी हुआ क्वेश्चन तैयार, अभी आंसर नहीं है ये, दिस इज अ क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चन को तैयार कर लिया। अब इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। ये लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। ऊपर की पॉइंट्स हटा दिए हम, अब हमें ऊपर की जरूरत नहीं है, अब हमें जरूरत है सिर्फ इसकी और इस वाले बैलेंस शीट की। आप एग्जाम में तो ऐसा करोगे नहीं, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है ना, दूसरे पेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हो जा भाई रिड्यूस साइज। अब देखो कितनी देर में होगा। स्लो हो गया हमारा सिस्टम, धीरे धीरे चल रही है। आपको तो ऐसे नहीं चलने देंगे, आपको फास्ट चलना पड़ेगा। आइए, अब ये बन के तैयार हुआ क्वेश्चन, जो मैं आप फील कर पा रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन और ये आंसर, ये क्वेश्चन दे नहीं रखा उससे बनाया। अब यहां से पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। अब बन गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। तो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे
और एकदम फॉर्मेट में करके दिखाएंगे जर्नल एंट्री जैसे होता है। फॉर्मेट में करें, कैसे करें? फॉर्मेट में स्पेस ज्यादा खा जाता है, नहीं बट कोई बात नहीं। धीरे धीरे आराम आराम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं फिर से आप दोबारा भी करिएगा बिना देखे, ठीक है ना। ऊपर लिखोगे ये किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, अगर देखोगे तो बैलेंस शीट कोई नाम दे रखा है, ये दे रखा है अनमोल लिमिटेड, तो ऊपर लिखते हैं हम इन द बुक्स ऑफ, या फिर सिर्फ जर्नल भी लिख सकते हो। या लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ करके, जो भी होता है हमारा। चलिए, प्रॉपर फॉर्मेट ये चलेगा। नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, मैं बोल दूंगा, क्योंकि मेरे पास फिर स्पेस कम पड़ जाएगा। और इसलिए आप जब लिखेंगे तो जो मैंने बोला है वर्डिक, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। कहता है जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है, एग्जिस्टिंग तो हमारा यही भाई इक्विटी शेयर है, इसी की बात कर रहे हैं। शेयर होल्डर पेड 20 पर शेयर इन कैश मेक देयर शेयर फुल्ली पेड अप। कहता है जो ये हमारा 80 रुपए पेड अप है ना, इसको फुल्ली पेड अप बनाओ, तो इससे पहले फाइनल कॉल मांगो और फिर पैसे ले लो। यहां तक का मतलब ये है, जहां तक मैंने ये अंडरलाइन किया है एंड से पहले पहले। तो मैं एंट्री करने वाला हूं शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं नीचे अगर देखूं तो 10,000 शेयर पे अमाउंट की कैलकुलेशन लिख रहा हूं 20, यानी 2 लाख रुपए। ₹2,00,000। अब बैंक में पैसा आ जाएगा। बैंक कैश बोला है तब भी आप बैंक शब्द का इस्तेमाल करें, बेटर है। अदरवाइज आप कैश का भी इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या बैंक/कैश कर दें आप। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। आप देख पा रहे हैं ये एंट्री चैप्टर नंबर 1 कहा गया है, तो दैट्स वाई कई मायनों तक चैप्टर नंबर 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी एक छोटी सी एंट्री आ जाती है तो आपको चैप्टर 1 तो आना ही चाहिए, शेयर कैपिटल वाला। यहां तक कर लिया। एंड एग्री टू रिड्यूस देम 20 फुल्ली पेड अप। और हमारे पास जो 10,000 शेयर थे, इनके 100 रुपए थे, और मैंने इनसे मनवा लिया कि भाई अब तुम्हारे जो 100 रुपए थे अब 100 नहीं रहे, आप मान लो कि ये 20 ही है। अच्छा, अब ये 20 रुपए मानेंगे? हाँ भाई हाँ। तो अब ये एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाला देखा जाए तो कितने थे, अकाउंट डेबिट। ओल्ड वाला कितने थे, 10 लाख। ओल्ड वाला था हमारा 10 लाख। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये न्यू वाला बोलता है 20 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 लाख। और हमारा फायदा चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में। रिकंस्ट्रक्शन 8 लाख। सर कैसे? क्योंकि 10,000 इक्विटी शेयर था और उसने बोला इसको 20 रुपए कर दो, तो 2 रुपए के हो गए। ऊपर तो पता ही है 8 लाख पहले था, 2 लाख आप मंगवा लिया तो 10 लाख हो गए टोटल, और 10 लाख के बदले हमने 2 लाख पे किया, तो हमारा फायदा हो गया टोटल मिला के 8 लाख रुपए। इसका नरेशन क्या होगा मैं बोल देता हूं। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 20 या रिड्यूस बाय 80 लिख सकते हो आप। जो ये लाइन लिखा है ये भी लिख सकते हो आप। हाँ, 10 ईयर कब आएगा अभी देखता हूं, शायद आ गया हो, तो आज लिंक तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा मैं।
बताइए मुझे यहां तक कोई डाउट? दो एंट्री, पहला एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, डन डन, क्लियर है। चलिए, प्रेफरेंस शेयर वर रिड्यूस बाय 40। अब यहाँ पे बाय 40 का मतलब क्या होता है कि इतने से कम हो गया, और 240 होता तो इतने का बच गया। मतलब अगर 240 होता रिड्यूस 240, तो इसका मतलब होता कि भाई प्रेफरेंस शेयर, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड लिखता है। जैसे मान लो 100 रुपए का है हमारा कोई सामान, और मैंने लिखा रिड्यूस बाय 40, तो अब कितने का है? अब कितने का होगा? नए वाला जो होगा वो 60 का होगा। और मैं लिखता रिड्यूस टू, लिखता 240, तो अब कितने का है नए वाला? तो अब नए वाला हमारा 40 का है। अब देखा जाए तो नुकसान, तो इसमें लॉस कितने का है? तो नुकसान इस वाले में 40 का माना जाएगा, और इस वाले में नुकसान 60 का माना जाएगा। तो टू और बाय का ये मायने रहता है, ठीक है। आइए, तो प्रेफरेंस शेयर 40 से रिड्यूस हो गया, हाउएवर फेस वैल्यू सेम मेंटेन। तो अब प्रेफरेंस शेयर जो है वो हमारा पहले कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर था? 10%। तो यहां पे लिख सकते हो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी ओल्ड वाला, भाई साहब ओल्ड वाला कितने का है जानते हो? ओल्ड वाला है 5 लाख का। और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू वाला जो है अब 40 का बच गया। तो आपका 5,000 इंटू 40 करोगे तो दैट इज 2 लाख। और रिकंस्ट्रक्शन, तीन लाख का फायदा। लीजिए, दूसरा पॉइंट भी कर दिया। बताइए कोई डाउट? दूसरा पॉइंट भी कर दिया, दूसरा पॉइंट भी कर दिया सर। ओके सर, ये लो, सेकेंड पॉइंट ऑल्सो डन, कोई दिक्कत नहीं आता। थर्ड पॉइंट, a claim of 13% debenture holder along with outstanding interest settled by 4,000 14% डिबेंचर। जो 13% वाला डिबेंचर है इसकी बात चल रही है। कहता है भाई इसको और इसका जो इंटरेस्ट था यानी 4,52,000, इसको मिला के हमने 4,100 वाले यानी 4 लाख रुपए के डिबेंचर दे दिए। फर्क इतना रहा कि वहां पे रेट हमने चेंज कर दिया। पहले जो रेट था 13% था, अब 14% देंगे। तो यानी ओल्ड वाला डिबेंचर ले लेंगे हम 14% डिबेंचर, जो था हमारा कितने का? 14% डिबेंचर 4 लाख का, सॉरी 13% डिबेंचर, 13% डिबेंचर, ये ओल्ड वाला है बैलेंस शीट में जो था 4 लाख का। इसके बाद 13% डिबेंचर इंटरेस्ट, ये था 52K का। और अब हम कह रहे हैं कि आपको 14% डिबेंचर दे देंगे नए वाला, ये न्यू वाला, नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो, जो कि होगा 4 लाख का ही, क्योंकि कह रहा है हम 4,000 डिबेंचर देंगे आपको 100 वाले। तो अब देखो यहां हमारा फायदा हो गया रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन 52K का फायदा हो गया। तीसरी एंट्री भी डन, थर्ड एंट्री भी हमने कर लिया डन। फोर्थ एंट्री पे आते हैं। द क्लेम ऑफ 12% डिबेंचर अलॉन्ग विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सेटल्ड बाय 4,200 12.5% डिबेंचर। यानी जो 12% वाला डिबेंचर था ये वाले की बात चल रही है, और इसकी यानी टोटल 4,48,000 था, इसको हमने 4,200 डिबेंचर दे दिए 100 वाले, यानी 4,20 का सामान दे दिया। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं।
LF का कॉलम नहीं बना रहा हूं, आपको एग्जाम में टू बी कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। आ जाइए, तो कौन से डिबेंचर की बात चल रही है? 12%। तो पहले लिखूंगा मैं 12% डिबेंचर, ये ओल्ड वाला है भाई, ये था हमारा 4 लाख का। इसके बाद 12% डिबेंचर इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो था वो था 48 के। अब मैं इसे देने वाला हूं टू 12.5%, कह रहे हैं ना 12.5% डिबेंचर, जो दूंगा मैं 4200 इंटू में 100 कर दोगे तो दैट इज 4,20,000, 4.2 लाख, 4.2 लाख। तो अगर आप यहां तक देखो तो देखने से आपको समझ में आएगा कि भाई 28,000 का फायदा हो गया टू रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसका बीइंग क्या होगा? जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि डिबेंचर कन्वर्ट हो गए हमारे न्यू डिबेंचर में, ठीक है, इसका भी डिबेंचर कन्वर्ट हो गया न्यू डिबेंचर में। प्रेफरेंशियल ऑल्सो के प्रेफरेंशियल रिड्यूस हो गया बाय 40%। अब आगे क्या कहता है? कहता है एसेट्स वर रीवैल्यूड अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग 5 का हो गया। तो पहले लैंड जो था हमारा वो था पहले हमारा 3 लाख का, अब 5 का, तो यहां फायदा है। बिल्डिंग 4 का हो गया, तो बिल्डिंग 7 का था तो नुकसान है, ये माइनस होगा। तो लैंड में फायदा है तो मैं लैंड को तो लिख दूं फायदे में, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। पहले था हमारा लैंड 3 लाख का, अब कह रहा है हो गया 5 लाख का, तो मतलब 2 लाख का फायदा है, तो सिर्फ 2 लाख के मेंशन कर दोगे आप। ये लो, अब जो जो नुकसान होगा एक साथ लिख देंगे। तो बिल्डिंग में भी नुकसान है, मशीनरी 2.5 लाख, पहले मशीनरी 4, ये भी नुकसान है। कंप्यूटर 1.20, कंप्यूटर 2 का था, ये भी नुकसान है। स्टॉक 2.5 लाख, पहले स्टॉक हमारा कितने का था? 3 लाख का, ये भी नुकसान है। तो जब नुकसान है तो इसको एक ही साथ एंट्री कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या क्या है? बिल्डिंग। जो जो नुकसान हो रहा है तो कम हो रहा है ना, अकाउंट डेबिट क्रेडिट जो भी लिखते हैं वो लिखेंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू कंप्यूटर, टू स्टॉक, और तो कुछ है नहीं। तो प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख का हो चुका है। कितने का हो चुका है? 2.5 लाख का। पहले बिल्डिंग 4 का हो गया था, कितने का बिल्डिंग भाई? 7 का, तो हो गया 4 का, तो 3 लाख का नुकसान। इसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी 2.5 का हो गया, पहले कितने का था? 4 लाख का, तो 1.5 लाख का नुकसान। इसके बाद कंप्यूटर 1.20 का हो गया, पहले कितने का था? 2 लाख का, तो 80,000 का नुकसान। इसके बाद स्टॉक 2.5 लाख का, पहले कितने का था? 3 लाख का, तो 50,000 का नुकसान। साथ के साथ कहता है फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। तो कई बार सवाल में आपको फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ होगा या नहीं होगा, बताएगा भी नहीं तब भी करना है। अब सवाल आता है कि सर व्हाट इज द फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट्स। अभी मैं नोट लिख दूंगा, नोट फिक्टिशियस, फिक्टिशियस और कौन सा है? फिक्टिशियस एसेट, या इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें आएंगे नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 लॉस, नंबर 3 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, नंबर 4 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर शेयर हो। हालांकि शेयर पे होता नहीं, लेकिन पुराने क्वेश्चंस में हो सकते हैं। तो ये सारे एसेट्स हैं जिसको हम फिक्टिशियस और इंटेंजिबल भी कह देते हैं। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं।
ठीक है ना, इंटेंजिबल भी कह देते हैं। ये वो एसेट्स है जिसको फिक्टिशियस और इंटेंजिबल भी कह देते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सवाल में तो ये कहता है, अगर क्वेश्चंस में ना भी कहे कि इनका क्या करना है, तो आपका अजम्पशन और ये माना जाता है कि फॉर्म जब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो गुडविल तो होगा ही नहीं। लॉस को तो हम हटा करके अपने बैलेंस शीट को बढ़िया बनाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का भी कोई काम नहीं है। ऐसे ही एक प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी दिख जाए, उसको भी हटा दीजिएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी दिख जाए तो उसको भी हटा दीजिएगा। तो ऐसे आइटम अगर आपको बैलेंस शीट में नजर आता है तो इसको हटा देना। तो इसको हटाने का मतलब है कि इसको क्रेडिट कर दीजिए आप, क्योंकि गुडविल था, एसेट्स, तो इसको क्रेडिट करिए और रिकंस्ट्रक्शन से डेबिट कर दीजिए। तो आ जाइए, मैं इसके लिए अलग से एंट्री कर देता हूं क्योंकि अलग पॉइंट बोला हुआ है। आइए, तो हमारे पास अगर देखा जाए फिक्टिशियस एसेट्स है क्या क्या, तो मैं क्या क्या हटाऊंगा, एक ये, इसके बाद एक ये, दो ही है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो मैं लिखूंगा रिकंस्ट्रक्शन, टू गुडविल और टू लॉस। लॉस मेरे भाई 5 लाख है और जो गुडविल है वो 2 लाख है। तो रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा 7 लाख। रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा 7 लाख। रिटर्न ऑफ है, यहां पे भी रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट में नहीं लिखा, तो सारा जोड़ लो और लिख लो 1.5 प्लस में 0.8 प्लस 0.5, तो 580 हो गया। ये 5.8 लाख टोटल, 5.8 लाख। ठीक है ना, ये टोटल हो गया। अब आपने तो अपनी तरफ से सारे के सारे एडजस्टमेंट कर लिए, आपने अपनी तरफ से ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सारा एडजस्टमेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि जब आप सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे तो यहां पे एक प्रॉफिट जनरेट होता है, उस प्रॉफिट के थ्रू आपको एक एंट्री कैपिटल रिजर्व की ट्रांसफर करने की ऑलवेज करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट कैसे पता करें, अगर क्वेश्चन में आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाते हैं तो वहां से पता चल जाता है। अगर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट नहीं भी बना रहे हैं और आप डायरेक्टली करना चाह रहे हैं, तो जितने भी रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट वाला है उसको जोड़ लीजिए, डेबिट वाले को जोड़ लीजिए और माइनस करके फिर निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। सर प्रेफरेंस शेयर न्यू में 3 लाख आएगा, क्यों? प्रेफरेंस शेयर न्यू 5 × 4, 3 लाख क्यों आएगा? रिड्यूस बाय है क्या ये? ओहो, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वहां रिड्यूस क्या था, बाय, मैं 2 समझ बैठा। तो ये 3 लाख और ये 2 लाख। अब ठीक है, अब ठीक है पुष्पेंद्र। आप सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे देखता हूं जो इवनिंग में क्लास होता है, तो शायद आप कॉलेज होते हो या फिर लाइव में नहीं आते, तो बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, लाइव में आइए। यहां पे आपके पास बैठ के पढ़ना है। देखिए, आप एक बात समझिएगा, जिंदगी हमारी ऐसी है कि जब तक हमें डंडा ना पड़े या मुसीबत ना आए तो हम वो काम करते नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप सोचेंगे कि मैं खुद कर लूंगा और कंफर्टेबल जोन में, तो हो ही नहीं सकता। मान लेते हैं वीडियो रिकॉर्डेड हो, ऐसे ऐसे आगे पीछे करके नोट करके खराब कर देते हो। लाइव क्लास के अंदर क्या रहता है कि आपकी मजबूरी है, बैठनी पड़ेगी, और आप आगे मुझे भगा नहीं सकते। जब मुझे आगे फॉरवर्ड और नहीं कर सकते, हाँ बैकवर्ड कर सकते हो, लेकिन आगे नहीं भगा सकते। जब मुझे आप आगे ही नहीं भगा सकते, तो जितनी बातें मैं बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना पड़ता है। ये क्वालिटी है लाइव क्लास की, कि आपको एकदम ऑफलाइन जैसा, आप रिकॉर्डेड क्लास में तो आप मान के चलो कि आप अपनी मनमानी चलाते हो वहां पे, तो वहां आपको फायदा नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं सर। आगे हम बनाते हैं यहां पे एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एक बनाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसको हम कह सकते हैं दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
कैपिटल रिडक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और इस चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल शब्द क्यों लगाया जाता है, मैं जब एमैल्गमेशन कराऊंगा तभी समझा पाऊंगा मैं। वैसे सिंपल सा लॉजिक है कि इंटरनली हम अपने चीजों को चेंज करते हैं। यहां आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज अ डेबिट एंड दिस इज अ क्रेडिट। ठीक है, इस साइड में मैं लिख रहा हूं, इस साइड में सारे के सारे नुकसान आएंगे, लॉसेस, और इस साइड में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट। सिंपल सा फंडा, ये पी एंड एल ही है एक तरीके से। तो हम एक एक एंट्री करके देखते हैं। सर पहली एंट्री में कुछ नहीं हुआ, दूसरी में भी कुछ नहीं हुआ, तीसरी एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट है, फायदा है। किसकी वजह से फायदा है, तो इक्विटी शेयर की वजह से फायदा है। तो अब यहां पे हम बाय साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का फायदा भाई, 8 लाख का। आ जाइए, ये हम कर चुके हैं, डन, मैं टिक लगा दूंगा। दूसरी एंट्री में भी फायदा है, लेकिन किसकी वजह से फायदा है, 10% प्रेफरेंस शेयर की वजह से। तो अब मैं यहां पे बाय साइड में लिखूंगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 2 लाख का फायदा। आ जाइए, तीसरी एंट्री पे आ गए। इसके बाद ये एंट्री है, यहां भी फायदा दिख रहा है 13% डिबेंचर की वजह से 52,000 का। तो यहां भी फायदा है हमारा, और फायदा किसकी वजह से है, 13% डिबेंचर की वजह से और 52,000 का। तो नाउ ये सब चीजें आपको देख के और इसी हिसाब से लिखना है आपको। आगे आ जाते हैं, ये जर्नल एंट्री तो खत्म कर लिया, इधर आ जाते हैं। सर यहां भी फायदा है 28,000 का, बट 12% डिबेंचर की वजह से है। तो बाय साइड में आ जाएगा हमारा दैट इज 12% डिबेंचर और 28,000 का फायदा है। इसके बाद आ जाते हैं, यहां हमारा भी फायदा है बिल्डिंग लैंड की वजह से 2 लाख का फायदा है। तो यहां पे बाय साइड में ही आएंगे क्योंकि फायदा है और लैंड की वजह से, और ये 2 लाख का फायदा है। अब आ जाइए इधर। सर यहां पे हमारा इतने सारे नुकसान ही हैं, अब हर नुकसान का नाम अलग अलग है। बिल्डिंग से नुकसान हुआ, प्लांट एंड मशीनरी में नुकसान हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू घट गई थी, कंप्यूटर और स्टॉक। तो अब ये नुकसान है क्योंकि, तो मैं 2 में लिखूंगा, और 2 में क्या लिखूंगा, 2 बिल्डिंग। कितने अमाउंट अभी देख लेंगे, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 कंप्यूटर एंड 2 स्टॉक। कुछ चीजें मुझे याद है तो मैं लिख लेता हूं। स्टॉक में मेरा 50,000 का नुकसान था, कंप्यूटर में मेरा 80,000 का नुकसान था, प्लांट एंड मशीनरी में 1.5 लाख का नुकसान था, और बिल्डिंग में 3 लाख का था। कितने का था, बिल्डिंग में 3 लाख का नुकसान था। तो मुझे थोड़ा सा करते करते ध्यान रह गया, याद रह गया, तो मैंने लिख लिया। तो आप देखिए नुकसान को हमने सारा डिटेल में लिखा। अब ये भी एक तरीके से 2 चीजें हैं, ये लॉस के तरीके से ही समझो। तो गुडविल तो लॉस ही हो रहा है, और पी एंड एल डेबिट में, तो गुडविल और पी एंड एल। तो यहां पे मुझे गुडविल भी लिखना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखना होगा। गुडविल कितने का है सर, गुडविल है ये 5 लाख, और गुडविल था हमारा शायद 2 लाख का, 2 लाख का। नाउ हेयर आप जब अब ये काम करेंगे, इस काम को करने के बाद आप रियलाइज क्या करेंगे कि इधर की साइड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको लिखेंगे आप कैपिटल रिजर्व। इधर ही निकलेगा कैपिटल रिजर्व, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ऐसे सवालों में। कई बार ऐसा हो सकता है दोनों साइड बराबर हो जाए तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा ही नहीं, तो फिर एक जर्नल एंट्री भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, देख लेते हैं। तो 10 लाख प्लस में 52,000 प्लस में 28,000 प्लस में 2 लाख, तो ये 12,80,000, 12,80,000 माइनस 3 लाख माइनस 150 माइनस 80,000 माइनस 50,000। ओहो मजा ही मजा, अब इधर बैलेंसिंग फिगर निकल गया 0।
तो ऐसे सवाल में जब 0 निकल गया तो मैं अगर यहां पे मान लेते हैं कि 50,000 निकलता, मान लो, तो मैं एक जर्नल एंट्री और करता, यहां पे क्या करता, मैं रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व, मैं एंट्री करता रिकंस्ट्रक्शन एंड 2 में निकला था तो 2 कैपिटल रिजर्व की एंट्री करता। मान लो 50 निकलता तो 50, क्योंकि अब नहीं निकला तो अब इसकी एंट्री करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है सर, इसका नरेशन क्या लिखोगे कि रिकंस्ट्रक्शन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, रिकंस्ट्रक्शन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर 10,000 इंटू 80 क्यों किया है आपने बैलेंस शीट में? क्योंकि सवाल के अंदर आप देखेंगे बैलेंस शीट में, तो सवाल के अंदर खुद ही कह रहा था कि ये 80 ही दिया है अभी इसने, तो जब अभी 80 ही दिया है तो जितना पैसा मिलता है वही इक्विटी शेयर यहाँ पे किया है। एक बच्चे का सवाल था कि सर 10,000 इंटू में 80 क्यों किया है, तो उसी का जवाब मैंने अभी दिया है। आइए यहां तक एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं आराम से क्वेश्चंस कर रहा हूं, बहुत नीट एंड क्लीन करके चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं हौच पौच करने जा रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इसके बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, नाउ बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट जो बनेगा वो नए स्टाइल वाला बनेगा, और जिसके अंदर एडजस्टमेंट लगा उसको आप या बैलेंस शीट के अंदर कर पाए तो बेहतर है, या नोट्स टू अकाउंट्स में करना पड़ेगा आपको। नोट्स टू अकाउंट्स बना के पहले मैं बैलेंस शीट का सिंपल फॉर्मेट जो होता है मैं वो बना लूं, क्योंकि मुझे डेटा तो याद ही हो गया है। बैलेंस शीट शायद अनमोल था, लिमिटेड का पर्टिकुलर, तो आपको याद होगा चैप्टर फाइनल अकाउंट कैसे बनाते थे, क्योंकि इसके लिए बैलेंस शीट बनाने के लिए वो चैप्टर देखना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था सबसे पहले रोमन में 1 होगा, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद हम ए बी पार्ट करेंगे, ए पार्ट 1 शेयर होल्डर फंड। इसके बाद ए पार्ट आएगा शेयर कैपिटल, बी पार्ट है नहीं, लिख देता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड पार्ट आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी है, इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा हमारा ए पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तीसरा लिख लेते हैं अब, दैट इज करंट लायबिलिटी। इसके अंदर हमारा क्या क्या आया था वो सब चीजें लिख लेता हूं मैं। ए पार्ट देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम देखें अगर बैलेंस शीट के अंदर जाके, तो बैंक क्या क्या है हमारे पास, देखो एक तो क्रेडिटर है और एक बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये ट्रेड पेबल में चला जाएगा, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, तो 2 ही नोट बनेंगे हमारे। तो ये आ जाएगा हमारा एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक बी पार्ट बना दो ट्रेड पेबल। अब यहां आ जाएगा टोटल। ऐसे ही हमारा अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज सेकंड पार्ट का नाम है एसेट। अब एसेट्स के अंदर पहला पार्ट जो आएगा, फर्स्ट पार्ट, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी जो पार्ट आएगा, ए पार्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहां इंटेंजिबल एसेट्स होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स बचा ही नहीं, जो था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यही आएगा।
तो जितना आएगा उतना ही हमें लिखना है। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट आएगा हमारा करंट एसेट्स। अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में क्या क्या है आप देख लीजिए बैलेंस शीट में। सर करंट एसेट्स में आप ध्यान से देखते हैं तो करंट एसेट्स में हमारे पास एक स्टॉक है, इन्वेंट्री, और एक डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल। दो ही चीज है। कैश और बैंक तो हमारे पास है ही नहीं, तो जब कैश बैंक है ही नहीं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा नहीं। तो अब हमारे पास दो चीजें बन जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। एक बन जाएगा हमारा ए पार्ट, दैट इज इन्वेंट्री, और बी पार्ट बन जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ये लो, इसके बाद टोटल। सर जिस जिस में हमारा काम हुआ है उन सभी के लिए हम नोट बनाएंगे। जिस जिस में काम हुआ है, जिस जिस में एडजस्टमेंट था, उस सभी के लिए नोट बनाओगे, सो दैट एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए। नोट, सर इसको नोट नंबर 1 देते हैं। तो सर नोट नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे आप करना चाहो यहां पे कर सकते हो। फॉर्मेट जो हमने फाइनल अकाउंट में सीखा था प्रॉपर तरीके से वो भी कर सकते हो इनफैक्ट आप, और आप थोड़ा शॉर्ट्स में भी यहां पे कर सकते हो, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है और यहां पे एग्जामिनर समझता है कि भैया जल्दी जल्दी कर रहा है बच्चा। तो यहां पे आ जाएगा आपका 10 लाख लेस रिडक्शन या रिड्यूस 8 लाख, तो दैट इज ये बचा 2 लाख। अब यहां आ जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मेरे पास मुझे याद था, डेटा मैंने लिख लिया, तो आप भी देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा कितने का था? 10%, 5 लाख का। उसमें रिडक्शन कितने का लगा 2 लाख का। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज 5 लाख का था, रिडक्शन लेस कर दो 2 लाख का, तो ये बचा 3 लाख का। तो टोटल क्या हो गया? 5 लाख। नाउ नोट नंबर 1 में हम लिखेंगे 5 लाख। समझे? ये है नोट नंबर 1। आ जाओ नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 होगा शेयर कैपिटल। नोट नंबर 2 किसको? यहां पे तो कुछ है ही नहीं तो ब्लैंक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को देंगे नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हमारे पास पहले से क्या था? दैट इज हमारे पास था 12% डिबेंचर, 13% डिबेंचर, और एक था हमारे पास 12% डिबेंचर। तो जो 13% डिबेंचर था ये भी 4 लाख था और ये भी 4 लाख था। तो अब इसमें से रिड्यूस कर देते हैं, तो पूरे 4 लाख रिड्यूस हो गए, है ना। और जो 13% 12% डिबेंचर था ये भी 4 लाख रिड्यूस हो गया, तो ये भी 0 बचा, ये भी 0। अब न्यू डिबेंचर आ गए। कौन कौन से न्यू डिबेंचर आए आप देखिए। हमारे पास एक डिबेंचर आया, जो डिबेंचर की बात करें तो 14% डिबेंचर आ गया 4 लाख का, और 4,20,000 का 14.5% डिबेंचर आ गया, तो ये लिखना पड़ेगा। तो न्यू डिबेंचर 14% डिबेंचर आ गया, दैट इज 4 लाख का, और 12.5% डिबेंचर आ गया 4.2 लाख का। तो इस तरीके से ये 8.2 लाख बन गया। तो नोट नंबर 2 में सीधा लिख देंगे 8.2 लाख। समझे? ये एक रफ कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ही प्रिसाइजली आपको लिखना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेंगे। नहीं भाई, मैंने बच्चों की राइटिंग देखी है, ऐसी राइटिंग है ना बच्चों की, बहुत बच्चों की, तो जिसका मैं क्या कहूँ, मेरे को सोच करके भी ना मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी राइटिंग है। और कुछ बच्चों की इतनी प्यारी राइटिंग है जिसका कुछ कहना ही नहीं। तो राइटिंग का भी नंबर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में अकेला बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपए का था। देखिए
शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तो हमें यहाँ कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट भी था, 1 लाख का था शॉर्ट टर्म बोरोइंग अकेला। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 1 लाख का लिख दूंगा सीधा, मैं इसके लिए नोट नहीं बनाऊंगा। ट्रेड पेबल भी अकेला ही था हमारे पास, इस पर कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्ट लिख दूंगा क्रेडिटर 1 लाख का। आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए क्रेडिटर। कितने का क्रेडिटर भाई? क्रेडिटर 4 लाख, 4 लाख का। अब आ जाइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 3 दीजिए इसको, नोट नंबर 3 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 3। सबसे पहले हमारी लैंड की बात करें तो लैंड हमारा बढ़ गया था, है ना, यहीं से पता चल जाएगा। लैंड जो था हमारा वो बढ़ा था 2 लाख से। तो लैंड पहले कितने का था मेरे भाई? पहले था हमारा लैंड, देख लें तो पहले लैंड जो था हमारे पास था 3 लाख का, और नए वाला लैंड 5 लाख का हो गया था। ये देख लो ना, नए वाला लैंड जो हुआ था 2 लाख से बढ़ गया, और क्वेश्चन भी कह रहा था नया लैंड जो था वो कितने का हो गया था? 5 लाख का। तो अब जो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, लैंड था कितने का? 3 लाख का, प्लस एप्रिसिएशन 2 लाख, तो ये हो गया 5 लाख। इसके बाद बिल्डिंग था हमारा कितने का? बिल्डिंग देख ले कितने का था सर? बिल्डिंग था 7 लाख का, और इसके अंदर घट कितने गए? 3 लाख। तो बिल्डिंग था 7 लाख का, डेप्रीशिएशन 3 लाख, दैट इज 4 लाख। बिल्डिंग के बाद अब क्या था हमारा? प्लांट एंड मशीनरी। ये था हमारा कितने का प्लांट एंड मशीनरी? सर प्लांट एंड मशीनरी देखा जाए तो शुरू में हमारे पास 4 लाख का था, अब हमारा घट गया था जो प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड 2.5 लाख का बच गया था। कितने का बच गया था? 2.5 का। तो नुकसान जो था ना 1.5 का, यहां मैं लिख भी देता हूं, तो इतने का भी ये बचा हुआ है, तो डिफरेंस लॉस आएगा इसमें, ठीक है ना, डिफरेंस तो 1.5 लाख का। तो जैसे 4 लाख माइनस में 2.5 लाख, तो हमारा 2.5 लाख का बच जाएगा। तो था 4 लाख का, डेप्रिशिएट हो गया 1.5 लाख, तो ये बच गया 2.5 लाख। इसको मैं टोटल कर दूंगा बाद में। इसके बाद ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था। कंप्यूटर भी इसी का पार्ट माना जाएगा। सर कंप्यूटर था 2 लाख का, और डेप्रीशिएट हो गया ये, क्योंकि 80,000 का डेप्रीशिएट हुआ तब जाके 1.2 लाख बचा था। तो नाउ दिस इज विल बी टोटल हम कर लेंगे, और टोटल करके क्या आएगा? 5 लाख, 4 लाख, 2.5 9 लाख, प्लस में 2.5 लाख, प्लस में 1,20,000, तो ये 12,70,000 आ गया। तो नोट नंबर 3 में 12.7 लाख लिख दिया मैंने, 12.7 लाख, नोट नंबर 3। अब इन्वेंट्री में मच एंड मोर बदलाव नहीं है, तो आप ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं इन्वेंट्री कि भाई मेरे इन्वेंट्री था कितने का। अगर आप ध्यान से देखें तो इन्वेंट्री पहले से मेरा 3 का था, अब क्वेश्चन कह रहा था 2.5 का है, तो 1.5 लाख का नुकसान हुआ था इन्वेंट्री में, सॉरी 50,000 का। तो 3 लाख और माइनस में 50,000 करके इस तरीके से आप दिखा सकते हैं 2.5 लाख। ध्यान रखिएगा, जिसमें बहुत प्रिसाइजली बहुत ज्यादा नहीं है उसको आप यहां पे भी डायरेक्टली दिखा सकते हैं। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो कोई बदलाव नहीं हुआ भाई, मेरे ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, पहले भी 1 लाख का और नाउ अब भी 1 लाख का है, तो इसको तो 1 लाख सीधा लिख देंगे। अब हमें इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है। ये हमारा अगर मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर दोबारा करेंगे। तो 5 लाख, 8,20,000, 1 लाख और 4 लाख, दैट इज 18,20,000। अब ये भी देख लेते हैं, 12,70,000, 2,50,000 और 1 लाख, 16,20,000। 2 लाख क्या रह गया? इन्वेंट्री 2.5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल, शायद कुछ छोड़ दिया क्या हमने, देख लेते हैं। 2 लाख कुछ रह गया क्या? कंप्यूटर ले लिया, स्टॉक ले लिया, डेटर ले लिया, लॉस ले लिया, गुडविल तो लेना ही नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ। 12,70,000 टोटल था, 5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, फर्नीचर वगैरह था नहीं, तो 17, 12, 13। हाँ,
एक पॉइंट जो था मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, क्योंकि हमने 2 लाख रुपए कैश भी मंगवाया था, याद है। जर्नल एंट्री देखिए, बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये मैं भूल गया कि 2 लाख हमने कैश मंगवाया था, तो ये 2 लाख हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, यही फर्क आ रहा था। तो मैं यहाँ पे जो है सी पार्ट लिख दूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये 2 लाख रुपए यहाँ आ गया, और ये भी बन गया 18,20,000। समझे बात? ये जाके हमारी बैलेंस शीट टोटल मैच हो गई है। अब इसमें कहीं से कहीं तक दो दिक्कत नहीं। हाँ, पीयूष ने बताया सर बैलेंस अमाउंट 2 लाख होगा, बिल्कुल सही बताया पीयूष आपने। अब ये मैंने कर लिया है। तो आज वाली क्वेश्चंस और कल वाली क्वेश्चंस को करने के बाद आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का तरीका सीख गए हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करना है। अब मैं जो क्लास अगली लगाऊंगा, कुछ एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इसको यहां लेना है, इसको यहां लेना है, एक वर्किंग नोट टाइप का बना के करूंगा। और जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि पूरा करवाना है, उस क्वेश्चंस को मैं पूरा आपके साथ शेयर करके करवाऊंगा। तो ये अब जितना मैंने कराया, अगर किसी का इंटरनल भी है तो बच्चा जाके करे, आराम से पेपर कर सकता है। अब मैं बस टफ एडजस्टमेंट कराने वाला हूं। चलिए बताइए, कोई दिक्कत यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बताइए भाई, सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? नो। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं हम। अगली क्लास हमारी रहेगी, मतलब कल भी एक क्लास लगाऊंगा, मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा, और टाइमिंग मैं आज शाम तक आपको बता दूंगा। तो हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चंस को आप दोबारा करिएगा, और दोबारा एक बार बिना देखे करिएगा, ठीक है? थोड़ी देर बाद आपको ये सारी PDF वगैरह मिल जाएंगे।